हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं +1 कॉमर्स के लिए। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर नीड। तो क्या अकाउंटिंग को हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं, तो उसके बारे में देखिए हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जानकारी। तो क्या हमें अकाउंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है? क्या अकाउंट हमें तरह तरह की जानकारियां देता है? तो आंसर होगा आपका यस। अकाउंट हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? हमारे प्रॉफिट्स के बारे में, हमारे लॉस के बारे में, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, यानी कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है। तो सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? अकाउंट से मिलती है। तो अकाउंट को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहना सही है, ठीक है। तो अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता भी बेटा। तो आपने देखो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था फीचर्स के अंदर कि कम्युनिकेशन का किया था। कम्युनिकेशन के अंदर क्या था? इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी तक कन्वे करना, पहुंचाना। यानी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाई जाती है? जो लोगों का हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, हित होता है, तो उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाना, वो अकाउंटिंग का काम हुआ करता बेटा। तो अकाउंटिंग को आप ये तो कह ही सकते हो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब बाद में आगे चल के हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड। क्यों जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको, यानी यूजर्स, और उनको उस इंफॉर्मेशन की नीड क्यों है, क्यों वो हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो बेटा इस वे में अगर हम यूजर्स देखें तो यूजर्स की हम दो कैटेगरी बनाएंगे बेटा। यूजर्स की हम बना लेते हैं दो कैटेगरीज। एक कैटेगरी में तो हम क्या लिख दें? हम लिख देते हैं इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर्स। और दूसरे में हम लिख देते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। तो कितने तरह के यूजर्स होते हैं? दो तरह के। एक क्वेश्चन बन गया आपका कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स के टाइप कितने हैं। तो दो टाइप हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल बेटा। तो इंटरनल किसे कहेंगे और एक्सटर्नल किसे कहेंगे? तो दो तीन बातें हैं बेटा। देखिए, जिनके पास अधिकार होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जिन लोगों को मैनेजमेंट एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मिलती है, डायरेक्टली वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इंटरनल यूजर्स होंगे बेटा। तो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी, अगर किसी पर्सन के पास राइट है, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज,
डायरेक्टली, मैनेजमेंट एक्टिविटी में डायरेक्टली अगर वो इन्वॉल्व हो सकता है कोई पर्सन, उसके पास मैनेजमेंट करने में। अब ये मैनेजमेंट क्या होती है भाई, देखो बिजनेस में कितने सारे काम करने होते हैं, हमें गुड्स खरीदना होता है, गुड्स बेचना होता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है, कहाँ बेचना है, कहाँ से खरीदना है, क्या बनाना है, क्या बेचना है ना, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। और इस मैनेजमेंट कमेटी का वो अगर वो मेंबर है, यानी डिसीजन को अफेक्ट करने में, अपनी राय देने में उसकी एक अहम भूमिका है, तो वो इंटरनल यूजर है। एक अधिकार उसके पास आ गया, मैनेजमेंट के सारे काम में उसका इंटरफेयर होगा। अगर जिस पर्सन को ये अधिकार है वो इंटरनल यूजर होता है बेटा। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ऐसे बंदे को जो इंटरनल यूजर होता है, इसको अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनपब्लिश रिपोर्ट, right to get information from unpublished report। ये अनपब्लिश और पब्लिश रिपोर्ट क्या होती है, जरा इसको जान लेते हैं। देखिए, आज जो कोविड-19 के डेटा आता है, आरोग्य सेतु ऐप है हमारा जिसको हम यूज़ करते हैं, और वहाँ लिखा होता है, या न्यूज़ चैनल्स पे भी चलता रहता है, या न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी डेटा आ जाता है इसका, है ना। तो ये सारा पब्लिश किया जाता है किसी के द्वारा। पब्लिश चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन्स में हो, कहीं भी डेटा को पब्लिश करके अगर आप तक पहुँचाया जाता है, पब्लिश होने के बाद आपको मिला, तो पब्लिश मतलब छापना, पब्लिश मतलब कि इंफॉर्मेशन को लिख के, बोल के बताना। तो पब्लिश में सब चीज़ें कैप्चर करते हैं। तो देखिए, अनपब्लिश का मतलब फिर ना छापना, यानी किसी ने बताया ही नहीं और फिर भी आपको पता लग जाए। अब देखिए, आपका रिजल्ट आना है 10th क्लास का। अब वो रिजल्ट जब पब्लिश हो जाएगा तब आप तक पहुंचेगा। बताओ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? हाँ, तब आप तक पहुंचेगा जब वो बोर्ड डिक्लेयर कर देगी रिजल्ट, तब आप तक आएगा। तो पब्लिश होने के बाद आपके तक आएगा। लेकिन देखो यहां क्या वर्ड यूज किया हमने, अनपब्लिश। पब्लिश हुआ नहीं तब भी इनको पता होगा कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज कितनी है हमारी। तो आप लोग उसके जो यूजर्स होंगे, एक्सटर्नल यूजर्स, जिसको पब्लिश होने के बाद मिलता है ना रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, जानकारी, वो तो होते हैं एक्सटर्नल। तो रिजल्ट के केस में आप लोग तो हो एक्सटर्नल, लेकिन बोर्ड को पहले से पता है आपके रिजल्ट का, पहले से रिजल्ट बोर्ड को पता है, उसके बाद पब्लिश करते हैं। तो बोर्ड इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर्स हो जाएगा बेटा। मूवीज देखते हो सर, कभी छोड़ते नहीं है मूवीज तो हम। हाँ, तो मूवीज जो देखते हो आप लोग, उसका एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है ना, लिखता है जो स्क्रिप्ट। तो मूवी की सारी कहानी उसको, उस राइटर को पता होती है। आपको कब पता लगती है? जब मूवी रिलीज होकर आपके सामने आती है तब पता लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग तब उस मूवी की इंफॉर्मेशन ले पाओगे जब वो पब्लिश हो जाएगी। तो आप कौन से हो गए, एक्सटर्नल। पब्लिश होने के बाद जिसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तो होता है एक्सटर्नल, लेकिन पब्लिश होने से पहले जिसके पास स्टोरी थी सारी की सारी, वो होता है इंटरनल। तो यहाँ हमने इंफॉर्मेशन कौन सी लेनी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस का आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, हमारा जीप ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, हमारी एसेट्स लायबिलिटीज क्या है।
जब ये रिपोर्ट छपेगी और तब आपको जानकारी मिले तो वो तो हो गया एक्सटर्नल। लेकिन पब्लिश, क्योंकि देखो भाई मैनेजर्स के पास तो डेटा ऑलरेडी होता है, तो उनको न्यूज़पेपर में आए, मैगजीन्स में आए या नेट पे डालें तब पता लगे, ऐसा नहीं होता। उनके पास ऑलरेडी वो डिटेल होती है बेटा। तो जिनके पास पब्लिश होने से पहले ही रिपोर्ट इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल में आते हैं बेटा। तो समझ में आ गया आपको। तो ये दो फीचर्स रहेंगी इंटरनल की। तो इंटरनल में एक तो राइट किस चीज का होगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। एक उसको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से मिलेगी, अनपब्लिश रिपोर्ट से मिलेगी। यहां एक्सटर्नल में क्या कह सकते हो, नो राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एक्टिविटी, नो राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एक्टिविटी डायरेक्टली, और नो राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनपब्लिश रिपोर्ट। इनके पास अनपब्लिश रिपोर्ट से जानकारी लेने का अधिकार नहीं होता। इनको जानकारी तभी मिलेगी जब रिपोर्ट क्या हो जाएगी, जब जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। समझ गए बात। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम कि इंटरनल में और एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, कौन कौन आ सकते हैं। तो पहले इंटरनल में हम बात कर लेते हैं। मैं यहीं रफ कर देता हूं इसको। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं, देखिए जैसे कि ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर जो ऑफिस को संभालते हैं उनके पास सारी जानकारियां ऑलरेडी होती हैं। ओनर्स, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में है। एक जो जब अकेले का बिजनेस हो, ओनर वहां भी आएगा, वो कंपनीज का आएगा। उसके बाद जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैनेजर्स हैं। तो इनके पास राइट भी होता है मैनेज में पार्टिसिपेट करने का, और अनपब्लिश रिपोर्ट से ये क्या करते हैं, ऑलवेज इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ठीक। और यहाँ लिस्ट थोड़ी लंबी है, ज़्यादा ही बड़ी लिस्ट है बेटा। तो हम एक्सटर्नल यूजर्स को हम पढ़ेंगे और उन्हें क्यों ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, ये भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। जो अभी हम नाम लिखेंगे वो सारे हम एक्सटर्नल के लिखेंगे बेटा। जिसमें देखो ओनर यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, लेकिन ये ओनर कंपनी वाला है। कंपनीज में जो पैसा लगाते हैं ना, ये वो ओनर है। यानी इस ओनर को हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर वाला ओनर होगा बेटा। तो ये चीज़ आप बिजनेस स्टडी में डिटेल में पढ़ोगे आगे चल के। तो चलिए पहली बात हम लेते हैं ओनर। एक ओनर को हम, जो कंपनी वाला ओनर है उसको मानते हैं हम एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर। अब इस ओनर को बिजनेस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक ओनर को बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए ओनर को बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने का अधिकार होता है। मालिक है, मालिक को ये पता होना चाहिए कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। यानी एसेट्स मतलब पैसा आना कितना है, और लायबिलिटीज मतलब पैसा जाना कितना है, और उसका प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये जानकारी भी उसको चाहिए। तो देखो क्या क्या जानकारी इसको चाहिए। इसको चाहिए अबाउट प्रॉफिट या लॉस, और अबाउट एसेट्स और लायबिलिटीज, और ट्रेंड क्या है प्रॉफिट का, इंक्रीज और डिक्रीज। प्रॉफिट उसका पहले से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो वो भी उसको पता होना चाहिए। ठीक है।
तो ये सारी जानकारी ओनर को बिजनेस से चाहिए और ये सारी जानकारी अकाउंटिंग उसको प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद है पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो पहले तो आपको इन्वेस्टर का मीनिंग समझना पड़ेगा बेटा। इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाला, पैसा लगाने वाला। कंपनीज में जो कंपनीज के शेयर वगैरह लेते हैं हम, है ना, तो इन्वेस्टर होता है वो लोग जो, अगर आप किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो तो आप इन्वेस्टर बन गए, चाहे वो शेयर्स में लगाओ चाहे डिवेंचर्स में लगाओ। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी कंपनी में पैसा ऐसे तो नहीं लगा दोगे, सोच के देखो। हाथ से पैसा निकालना आसान काम नहीं होता। पैसा निकालने से पहले आप बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो आप लोग पैसा निकालने से पहले। तो इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले भी बहुत सोच विचार करता है। पहली बात तो वो ये देखता है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ किसी कंपनी के अंदर, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, पैसा सुरक्षित है या नहीं है, कहीं कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कंपनी को नुकसान तो नहीं हो रहा, कभी आगे चल के मेरा पैसा डूब जाए, है ना। और दूसरी चीज़ ये क्या चाहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI इसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अकाउंट में जो रिटर्न वर्ड यूज किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है बेटा, प्रॉफिट के लिए, कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट मिला। जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कहीं शेयर में किसी कंपनी के, और आपको जो रेट मिली है वो आपको 15% का रेट मिला है, इनकम का रेट, तो आपको 15,000 रुपये की इनकम हुई है बेटा। तो 15,000 रुपये आपको 1 साल में 1 लाख के ऊपर मिल गया। बैंक में डालोगे तो 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम ब्याज मिल जाएगा आपको, 7,000 रुपये मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कहीं ब्याज नहीं मिलेगा। और यहाँ बिजनेस में लगाया आपको 15,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ से रिटर्न ज़्यादा आती है। तो आपका पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप देखते हो कि आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, और उस पर ROI कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेट क्या है, कितना आपको इनकम के तौर पर पैसा मिलता रहेगा। तो ये सारी जानकारियाँ उसको अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा। अकाउंट कैसे, क्योंकि अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो रिटर्न भी अच्छी दे पाएगी, ज़्यादा कमाई में से ज़्यादा प्रॉफिट बांटा जा सकता है, ठीक है। कम प्रॉफिट होगा तो सबके हिस्से में कम प्रॉफिट आएगा, है ना, कम में से कम, ज़्यादा में से ज़्यादा मिलेगा। तो कम है या प्रॉफिट ज़्यादा है, ये अकाउंट्स की बुक्स वो बता देंगी। वो चेक करेगा उसकी बुक्स और देखेगा कि प्रॉफिट उनके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कैसा है, तो उसके आधार पर फिर वो डिसीजन लेगा। वो क्या लेगा डिसीजन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो अपना एक डिसीजन लेगा बेटा। वो डिसीजन क्या लेगा, क्या उसको इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, बाय करनी है, या उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, जो ले रखी है उसको बेच दूं या और ज़्यादा खरीद लूं, या उसको इन्वेस्टमेंट जितनी है उसको होल्ड करना है, यानी ना बेचना ना खरीदना, अपने पास जो ले रखी है उसी को होल्ड करके चलूं। तो ये सारे डिसीजन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही लिए जाते हैं। और ये सारी डिटेल किसको चाहिए होती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर को चाहिए होती है बेटा। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हु सोल्ड goods to, who sold goods to us on credit, यानी कि उधार। जो लोग हमें उधार पर माल बेचते हैं या जो लोग बिजनेस को उधार पर माल बेचते हैं,
उधार, समझते हो, सामान ले आए पैसा नहीं दे के आए, उधार, है ना। तो जो लोग उधार पर सामान बेचेंगे उनको बोलते हैं क्रेडिटर। आपने आज किसी से 100 रुपये का दुकान से सामान ले लिया उधार पर, तो आप उसके लिए बन गए क्रेडिटर, सॉरी आपके लिए वो बन गया क्रेडिटर, क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं फिर बाद में। तो क्रेडिटर वो होगा जिससे हम उधार पर सामान खरीदते हैं, वो हमारा बन जाएगा क्रेडिटर। अब उधार देने से पहले क्या सभी लोगों को, सभी दुकानदार उधार दे देते हैं? नहीं देते। उधार देने से पहले ये लोग क्या देखेंगे? हमारी पेइंग कैपेसिटी देखेंगे बेटा। पेइंग, क्या हमारे अंदर पैसा पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, क्या हम उधार पर लिए गए सामान का पैसा उसको दे देंगे या नहीं देंगे। तो हमारी पेइंग कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो हमें उधार दे देगा, अगर हमारी पेइंग कैपेसिटी पुअर होगी, हम नहीं दे पाए पैसा, हमारी कंडीशन ऐसी ही है, तो फिर वो हमें उधार पर सामान नहीं देगा बेटा। और पेइंग कैपेसिटी को इन शॉर्ट में बोलते हैं हम क्रेडिट वर्थनेस। क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रेडिट वर्थनेस। हमारी उधार पर पेमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है। अगर हमारी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है, उधार लिए गए सामान का हम जल्दी पैसा दे देते हैं, तो हमारी पेइंग कैपेसिटी को अच्छा माना जाता है, क्रेडिट वर्थनेस हमारी अच्छी होती है बेटा। तो जिनकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी होगी उनको उधार मिल जाएगा, और जिनकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी नहीं होती उनको उधार नहीं मिलेगा। और ये बात कहाँ से पता लगेगी? अकाउंट से पता लगेगी। अकाउंट्स में देखा जाएगा कि आपने किस किस से उधार लिया, फिर देखा जाएगा आपने कितने कितने टाइम में उनको पैसा दे दिया। लंबी उधार आपके यहाँ बिजनेस में पड़ी है, आपने 1 साल 2 साल पहले से सामान लिया था, पैसा आज तक भी नहीं दिया, तो उस टाइम पर आपकी रेपो डाउन हो जाएगी, आपकी क्रेडिट वर्थनेस कम मानी जाएगी। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास लेंडर्स। ये लेंडर्स कौन होते हैं? जो हमें लोन प्रोवाइड करवाते हैं। हु प्रोवाइड लोन? हु प्रोवाइड्स लोन टू, जो बिजनेस को लोन देता है वो कहलाता है लेंडर। लोन देने वाला, जैसे बैंक है, बैंक क्या करते हैं, हमें जरूरत पड़ने पर पैसा उधार लोन दे देते हैं, वो लोन, वो सारे बैंक जो है ना वो लेंडर्स होते हैं बेटा। वही ये लोग भी क्या देखेंगे? हमारी रीपेइंग कैपेसिटी देखेंगे, रीपेइंग कैपेसिटी। लोन लेने के बाद लौटाने वाली क्षमता देखेंगे हमारी, तो रीपेइंग कैपेसिटी। आपने सुना होगा कि बैंक से लोन लेकर टाइम पर सारी किस्तें चुकाते रहो तो बैंक हमें आगे से और ज़्यादा लोन दे देता है। उसकी रीज़न यही होती है कि हम रीपेइंग कैपेसिटी हमारी अच्छी है, लोन लेने के बाद हम उस लोन की पेमेंट कर देते हैं। इसीलिए जो लोग बैंक से लोन लेकर जल्दी पेमेंट कर देते हैं उनको बैंक आगे और ज़्यादा लोन की सुविधा प्रोवाइड करवा देता है बेटा। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, लेंडर। तो लेंडर की पेइंग कैपेसिटी देख करके, रीपेइंग कैपेसिटी देख करके पता लग जाता है कि इन लोगों को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जैसे इसमें बैंक वगैरह ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं बेटा। उसके बाद आता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई को भी हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करता है, और एम्प्लॉई, हर एम्प्लॉई, जैसे आप भी अगर किसी कंपनी में जाके कल को जॉब करोगे, एज ए एम्प्लॉई काम करोगे आप, तो एम्प्लॉई होने के नाते सबसे पहले आप यही देखोगे यार वो पैसा कितना देगा हमारे को, वो अच्छा पैसा हमें दे सकता है, अच्छी सैलरी हमें दे सकता है, नहीं दे सकता। अब अच्छी सैलरी वही दे सकता है जो अच्छा कमाता होगा, जो खुद कमा ही नहीं रहा अच्छा पैसा, जिनको प्रॉफिट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, तो वहाँ कभी उम्मीद मत रखना आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो अच्छी सैलरी का बेस क्या है? अच्छे प्रॉफिट। और ये अच्छा प्रॉफिट है या नहीं है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा, अकाउंट्स बताएगा हमें। अकाउंट्स की बुक चेक करेंगे हम, उसकी पूछेंगे, उससे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो हमें बताएगा कि हमारा लास्ट ईयर से ये प्रॉफिट है। तो एक एम्प्लॉय भी कहीं काम करने से पहले पूरा
स्टडी करता है कि मुझे किस कंपनी में अप्लाई करना है, वो कितना पैसा मुझे दे सकते हैं। सिर्फ देखो, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयज़, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तो चाहते हैं हायर सैलरी चाहते हैं एम्प्लॉय। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि उनको टाइम टू टाइम क्या मिल जाए, बोनस। ये बोनस क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम सैलरी, सैलरी से अलग पैसा दिया जाता है बोनस में। जैसे त्यौहार आ गया तो कंपनी वाले क्या करते हैं, फर्म वाले क्या करते हैं, सब लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं। भाई जाओ त्यौहार मनाओ, त्यौहार के नाम के 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दे दिए हमने आपको। तो कंपनियां बहुत ज़्यादा बोनस देती रहती हैं। मेरा भाई है और वो इंदौर कंपनी में लगा हुआ है, बसेस बनाने वाली कंपनी है शायद आइसर। तो उसको साल का 1 लाख रुपए ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल जाता है सैलरी से अलग, तो बोनस मिलता है। कुछ कंपनियां बोनस नहीं देती, कुछ कंपनियां बोनस, अब बोनस देती क्यों है? ताकि अच्छे एम्प्लॉय इन तक पहुंच जाए। एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस देने के पीछे रीज़न क्या होता है कि जो काबिल एम्प्लॉय हैं वो इस लालच में भी अच्छा पैसा पे करते हैं ये लोग, वो काबिल एम्प्लॉय इन तक पहुंच जाए, ये रीज़न होता है बोनस देने के पीछे बेटा। तो एम्प्लॉय को बोनस चाहिए, एम्प्लॉय को हायर सैलरी चाहिए, तो इन सब के लिए वो क्या करेगा, इन सब के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेगा। उसके बाद है गवर्नमेंट बेटा। गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट का हमारे से रिलेशन होता है टैक्स लेने के लिए। गवर्नमेंट हमसे तरह तरह के टैक्स लेती है, जैसे कि जीएसटी आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, जीएसटी हमसे लेके, आपके सिलेबस में भी आएगा जीएसटी का चैप्टर। जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, अभी भी कुछ हद तक वैट भी चल रहा है, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट भी कुछ चीज़ों पे लगाया जाता है अभी तक। तो जीएसटी जैसे कि 3-4 तरह का जीएसटी होता है। एक तो सीजीएसटी पढ़ोगे आप, सीजीएसटी, एक आपके सिलेबस में एसजीएसटी है और एक आपके सिलेबस में है आईजीएसटी। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी, एस स्टैंड फॉर स्टेट जीएसटी और आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये तरह तरह के टैक्स गवर्नमेंट लेती है और सभी तरह के टैक्स हमें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही देने पड़ते हैं। टैक्स के सारे मैटर हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट प्रोवाइड हमें करता है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक। पब्लिक को भी हमारे बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और पब्लिक को हमारे बिजनेस के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए? देखो, पब्लिक भी हमसे जुड़ी हुई है। पब्लिक ये देखना चाहती है कि ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो कितना रोजगार ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं कर्मचारियों को। तो ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं कि ये पोल्यूशन कहीं ज़्यादा तो नहीं फैला रहे, सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है पोल्यूशन। तो अगर ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे होते हैं तो उसको, उस कंपनी को वो बंद करवा सकते हैं, उस बिज़नेस को बंद करवाया जा सकता है बेटा, या शिफ्ट करवाया जा सकता है जगह से। उसके बाद क्या वो लो कॉस्ट के ऊपर गुड्स बना पा रहे हैं ताकि सभी अमीर गरीब सभी लोग खरीद सकें, लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह की जानकारी पब्लिक को चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है रिसर्चर। रिसर्च करने वाले कुछ लोग बिजनेस के बारे में रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सा बिजनेस कितना काम कैसे काम कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना अपने एम्प्लॉय को पैसा बांट रहा है। तो उनका ध्यान बिजनेस को देखने में रहता है और वो लोगों को भी हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है छापने के लिए, राइट करने के लिए, और वो हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन छाप देते हैं, अच्छी है बुरी है, ताकि लोगों को हमारी सच्चाई
पता लगे बेटा। तो रिसर्चर का काम भी यही होता है कि लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाना। तो ये हमारे पास थे आज का टॉपिक, जिसको हमने पढ़ा अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड। ओके, चलिए अब 1-2 लेक्चर और लगेंगे इसका, हमारा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।